हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 19 और आज हम चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी बेंजीन। तो डे 18 में हमने जो टॉपिक लिया था वो था एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर। एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर, ये टॉपिक लिया था और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, यानी डे 18 पर। तो आज ये जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है कि उस रिएक्शन की मैकेनिज्म इसमें पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन फिर से देख लें। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी बेंजीन। तो जो कल मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे कि ईथर के डिफरेंट टाइप के ईथर, चाहे वो सिमेट्रिक हों चाहे एसिमेट्रिक हों, चाहे वो अल्काइल फिनाइल ईथर्स हों, चाहे वो टर्शियरी अल्काइल और प्राइमरी अल्काइल ईथर्स हों, चाहे वो मिथाइल अल्काइल ईथर्स हों, तो उन सब में हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयोडाइड किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आज जो क्वेश्चन है उसमें है कि मेथॉक्सी बेंजीन में HI जब रिएक्ट करेगा तो उसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो आपको कल मैंने बताया था कि मेथॉक्सी बेंजीन, यानी कि मेथॉक्सी बेंजीन का मतलब क्या होगा कि फिनॉल दो बॉन्ड है, ईथर से दो ग्रुप जुड़े हैं, फिनाइल और मिथाइल। तो बॉन्ड जो है वो HI जो है वो इस तरीके से अटैच हो सकता है। तो चूँकि ये वाला जो बॉन्ड है CO जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, वो ड्यू टू रेजोनेंस उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है जब हम कंपेयर करते हैं CH3O वाले इस वाले बॉन्ड से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का फैक्टर भी नहीं है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और ये यहाँ से ब्रेक होगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है मिथाइल को। अगर मेथॉक्सी बेंजीन है तो हमेशा फिनॉल एक प्रोडक्ट बनेगा और जो हैलाइड न्यूक्लियोफाइल है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप को अटैक करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लें। In case of alkyl aryl ethers, the product are always phenol product बनेगा and an alkyl halide because due to resonance C6H5O bond has partial double bond character and so is stronger than alkyl O bond. Okay, तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये हुई मिथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन HI के साथ। तो C6H5OH यानी कि HI का H जो है बेंजीन रिंग के साथ है और आयोडाइड हैलाइड जो है वो एल्काइल ग्रुप के साथ है। तो ये रिएक्शन होती है। अब मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, इसको जूम करके देखिएगा स्क्रीन को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि ये जो HI है, HI में से H निकलेगा और वो इसके ये जो ईथर ग्रुप है उस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन उसको क्या करेगा, प्रोटोनेटेड करेगा। तो मिथॉक्सी बेंजीन ये रहा, HI के H को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण H वहाँ पे अटैच होगा। H मतलब हाइड्रोजन आयन अटैच होगा और हाइड्रोजन आयन अटैच होने के साथ ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, एक कार्बोकैटायन बना लेगा। कार्बोकैटायन यहाँ पर जो बना वो है मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन। अब जो आपका आयोडाइड बचा था इसमें से, आयोडाइड ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब प्रोटोनेटेड ईथर इज अटेन्ड बाय प्रोटॉन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि प्रोटोनेटेड ईथर को अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा। तो ये रही हमारी मैकेनिज्म कि आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है, क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये इस
ऑक्सोनियम आयन को अटैक करेगा तो स्मॉलर ग्रुप के साथ आयोडाइड चला जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बना, और फिनाइल ग्रुप के साथ हमेशा फिनॉल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए कौन से कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं, इनिशिएट रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो ये कंपाउंड है आपका क्यूमीन। क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, यानी कि बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या हो गया, ये CH3 C जो ग्रुप हुआ, CH ये ग्रुप हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जब ये फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगी, क्यूमीन। क्या कहलाएगी, ये जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, क्यूमीन कहलाएगा। तो क्यूमीन देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, मिथाइल बेंजीन ग्रुप के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके क्यूमीन से हम फिनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं। फिनॉल को हम ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जो है 373 केल्विन पर रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको फिनॉल मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो CH3 है, तो ये जो H है, H के साथ ऑक्सीजन के O2 जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाता है, इस बेंजीन रिंग के साथ इस ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और क्या बचा, कीटोन ग्रुप, कीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। तो रिएक्शन को पूरा जूम करके देखें, क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है 373 केल्विन पर, तो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें फिनॉल मिल रहा है, और ये जो साइड चेन है वो हमारी उसको वो क्या देगी, कीटोन दे देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कंप्लीट रिएक्शन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। तो फिनॉल के साथ एक्वस मीडियम में ब्रोमीन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा, इसकी पीपीटी आएगी। और नॉन एक्वस मीडियम में आए, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड पर में जब ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, यानी कि 2 ब्रोमोफिनॉल बना और 4 ब्रोमोफिनॉल बना। तो ये एक क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वाई लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रोमीन का पहले क्या होगा, पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि इससे ब्रोमाइड आयन और Br+ मीन्स पोलराइजेशन होने से हमें एक Br पॉजिटिव मिल जाएगा, एक Br नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा Br बेंजीन रिंग को, तो यहाँ देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्या हुआ, मतलब कि यूजुअल हेलोजिनेशन जब होता है तो इट इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होंगी वो लुईस एसिड होंगी, लाइक FeBr3। FeBr3 क्या है, लुईस एसिड है, और ये क्या इसका रोल होता है कि ये पोलराइज कर देता है हेलोजन मॉलिक्यूल को। जैसे ब्रोमीन है तो एक Br नेगेटिव हो गया और एक Br पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये जो पोलराइजेशन से क्या होगा, इवन इन द जबकि फिनॉल का जो
पोलराइजेशन होता है फिनॉल के ब्रोमिनेशन में, ब्रोमीन का जो पोलराइजेशन होता है वो विदाउट लुईस एसिड भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये रिंग है बेंजीन रिंग जो है ये, दिस इज बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनॉल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। तो आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर देखें कि हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, बिकॉज जो फिनॉल है इट इज़ वेरी हाईली एक्टिवेटिंग फैक्टर क्रिएट करता है बेंजीन रिंग पर। तो ये प्रोडक्ट बना इंटरमीडिएट, फिर ब्रोमाइड जो है वो चूँकि इसके पोलराइजेशन के कारण निकला है। अब और दूसरा वाला ब्रोमीन इसके एक कार्बन पर जुड़ जाता है, तो जिस कारण से ये पॉजिटिवली चार्ज अनस्टेबल स्पीशीज बनती है जो कि डिकम्पोज हो जाती है, जो कि कन्वर्टेड हो जाती है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल में। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लें फिर से कि लुईस एसिड की एब्सेंस में भी फिनॉल लुईस एसिड की एब्सेंस में फिनॉल का ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि OH ग्रुप जो है फिनॉल का वो हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट डालता है फॉर द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो यही इस कारण की वजह से ये लुईस एसिड के एब्सेंस में भी फिनॉल का ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे एजर्शन रीजनिंग वाले। एजर्शन रीजनिंग के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको पहले क्या दिया जाता है, एक कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन बॉक्स में, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके आंसर को समझने में आप थोड़े से आपका रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 है आंसर के ऑप्शंस हैं। अगर आंसर का ऑप्शन 1 सही है तो उसमें क्या लिखा है, एज पर इंस्ट्रक्शंस, कि जब एजर्शन और रीजनिंग दोनों के स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन 1 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या है कि एजर्शन और रीजनिंग दोनों ही रॉन्ग है। मैंने यहाँ पे क्रॉस जो लगाया है वो ये उस स्टेटमेंट के लिए लगाया है कि एजर्शन और रीजनिंग दोनों ही क्या है इसमें रॉन्ग है। ऑप्शन 3 तब सही होगा जब एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 4 तब करेक्ट होगा जब एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और ऑप्शन 5 तब सही होगा जब एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप ये इनको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर ऑप्शंस की फॉर्म में लिखेंगे। यानी आपको सिर्फ इतना लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ये खुद के समझने के लिए है कि हमने किस बेसिस पर हमने ये आंसर दिया है। तो बिना कुछ देर किए हुए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें एजर्शन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है नंबर 5 पर। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट 1 इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ब्यूट 1 इन का एडिशन रिएक्शन हो रही है तो ब्यूटेनॉल 1 बन रहा है। रीज़न दे रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ आप देखिए कि एजर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। क्यों गलत है ये यहाँ पर हमने यहाँ समझाया है कि ब्यूट 1 इन का एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा एसिडिक मीडियम में, तो ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। ब्यूटेन 2 ऑल मतलब एज पर मार्कोनिकॉफ रूल्स इसका एडिशन होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे उस पर OH एटम OH ग्रुप जुड़ जाएगा और इस तरीके से ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। तो एजर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ब्यूटेन 1 ऑल बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग है।
ठीक है, आंसर अब रीज़न में भी रॉन्ग बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब ब्यूटेन 2 बन रहा है तो कार्बोकैटायन, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं है। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि असर्शन भी रॉन्ग है और रीज़न भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 इज़ ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स आर हाई। रीज़न है दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। इसकी वजह से ऑप्शन 2 हमारा सही है। अब इस ऑप्शन पर, इस आंसर पे हम किस तरीके से पहुँचे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन ईथर्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखा है, दोनों के लिए ही लिखा है कि दीज आर हाई, तो इसका कंपैरेट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कंपैरेटिव है कि अल्कोहल का ज़्यादा होता है ईथर से। ठीक है, दूसरा क्या, दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ओनली अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर्स कैन नॉट फॉर्म। तो एजर्शन भी रॉन्ग है, एजर्शन भी रॉन्ग है और रीज़न भी इसमें रॉन्ग है, जिसकी वजह से ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया यहाँ पर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजर्शन है लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो इसको अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। इसका मतलब एब्सेंस में लुइस एसिड के भी ब्रोमिनेशन हो सकता है। तो एजर्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। लुइस एसिड पोलराइजेज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। हाँ, लुइस एसिड अगर होगा तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो सकता है, तो रीज़न करेक्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शंस ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये क्वेश्चन भी अभी हमने देखा, तो ये भी रॉन्ग है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ब्रोमीन के एक्वस मीडियम में रिएक्ट करने से होगा, ना कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो रीज़न क्या है, एजर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, रीज़न क्या है, ब्रोमीन पोलराइजेज इन कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा नहीं है, यानी कि रीज़न का स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो एजर्शन और रीज़न दोनों रॉन्ग होने पर एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एजर्शन फिनॉल्स गिव्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद concentrated HNO3 and H2SO4। तो रीज़न है OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल नाइट्रेशन पर देता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन हो रहा है तो ये क्या देगा, यहाँ पर क्वेश्चन में है, फिर से एक बार देख लीजिए कि फिनॉल गिव ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नहीं, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमें मिलते हैं, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेटिंग मिक्सचर में के साथ रिएक्ट कराने पर ये क्या देगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देगा। तो एक्सप्लेनेशन एक बार नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। फिनॉल गिव ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल on nitration with dilute HNO3 and with concentrated nitric acid it gives 2,4,6 trinitrophenol। तो यहाँ पर रीज़न इसमें करेक्ट है कि ऑर्थोफिनॉल ग्रुप जो है वो
ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और एजेशन भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से यहाँ पर एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, और जिनके ये तैयार हैं वो इनको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करें, उसे इसे वो टेस्ट की तरीके से समझें और अपने को इवैल्यूएट करें। थैंक यू।